डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो केमिकल रिएक्शन जो होती हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की, मोनो मीन्स जिसमें एक ही COH ग्रुप हो जैसे कि एसिटिक एसिड, दे आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 5 कैटेगरीज। तो 5 कैटेगरीज में रिएक्शंस को डिवाइड किया गया है। तो वो देखते हैं कौन कौन सी रिएक्शंस हैं। तो RCOH में कुछ रिएक्शंस तो H की वजह से होंगी, जो फर्स्ट कैटेगरी में होंगी, रिएक्शन ड्यू टू H एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और अगली जो कैटेगरी होगी वो इस OH की वजह से होगी, तो ये सेकंड कैटेगरी है, रिएक्शंस ड्यू टू OH पार्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और इस तरह से थर्ड कैटेगरी जो होगी वो पूरे COH ग्रुप की वजह से होगी। और फोर्थ कैटेगरी जो रिएक्शन की होगी, रिएक्शंस ड्यू टू अल्काइल ग्रुप। और फिफ्थ कैटेगरी जो होगी, रिएक्शंस ड्यू टू अराइल ग्रुप। अगर अल्काइल ग्रुप की बजाय अराइल ग्रुप मीन्स की फिनाइल ग्रुप लगा हो तो उसकी वजह से कुछ रिएक्शंस होती हैं जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उसको हम फिफ्थ कैटेगरी में डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट कैटेगरी जो है अब हमें करनी है रिएक्शंस ड्यू टू हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है RCOH, इसमें H की वजह से जो रिएक्शन होगी, जब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है H पॉजिटिव देते हैं तो वो अपनी एसिडिक नेचर को शो करते हैं। तो एसिडिक नेचर को हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की इस फर्स्ट कैटेगरी में डिस्कस करना है। एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको नोट करना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग एसिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर OH ग्रुप। तो ये जो OH ग्रुप होता है इसमें O स्लाइटली नेगेटिव और H स्लाइटली पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से दे आयनाइज टू गिव H पॉजिटिव आयन। तो H पॉजिटिव आयन वो जल्दी से रिलीज कर देते हैं और इसलिए एज एसिड बिहेव करते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला हम इस टाइप से लिख देते हैं RCOOH। वो के पास आपको पता है कि 2 लोन पेयर होते हैं और ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और H पॉजिटिव को रिलीज करेगा। तो इस तरह से RCO यहाँ पर क्या होगा, एक और लोन पेयर आ जाएगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी यहीं पर आ जाएंगे और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और H पॉजिटिव इस तरह से रिलीज होगा। और H पॉजिटिव रिलीज होने के बाद जो बनता है इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। और आपको पता है कि कार्बोक्सिलेट आयन में आगे आपको दिखाया जाएगा कि रेजोनेंस हो जाती है जिससे कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल हो जाता है। तो कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी की वजह से H पॉजिटिव जो है जल्दी से रिलीज हो जाता है। तो ये H पॉजिटिव रिलीज होने की वजह से ही केमिकल जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो हमें यहाँ पर केमिकल रिएक्शन जो है कुछ डिस्कस करनी है विच शो एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर को शो करने के लिए हम कुछ रिएक्शंस जो है आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पर देखते हैं रिएक्शन विद मेटल। एसिड वही होते हैं जो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस दें। तो सबसे पहले हम एसिडिक एसिड ले लेते हैं CH3COH और मेटल ले लेते हैं सोडियम। तो ये Na जो है यहाँ पर H की जगह पे लग जाता है और CH3COONA बनेगा और H निकल जाएगा। H क्योंकि हमें H2 लिखना है तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हर जगह पे आपको 2 लगाना पड़ेगा। इस तरह से ये सोडियम एसीटेट बना और हाइड्रोजन गैस निकली। तो क्योंकि ये एसिड इसलिए प्रूव हुआ क्योंकि ये मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है। तो इस तरह से एसिटिक एसिड की बजाय अगर हम यहाँ पर C6H5COH ले लें, बेंजोइक एसिड ले लें, तो वो भी इसी तरह से सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, इस H की जगह ये Na लग जाएगा तो C6H5COONA बन जाएगा। बैलेंस करने के लिए आपको 2 लगाना है और इसका नेम होता है सोडियम बेंजोएट। तो ये भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो इस तरह से दोबारा एक बार कर लेते हैं। एसिटिक एसिड को कोई और मेटल ले लेते हैं, हम सपोज जिंक ले लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर आपको 2 करना पड़ेगा क्योंकि जिंक जो है वो 2 पॉजिटिव होता है तो CH3CO1 नेगेटिव। तो यहाँ पर इसके साथ 2 होगा और ये जिंक इसके साथ कंबाइन करेगा तो जिंक एसीटेट बनेगा और इससे भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो इस तरह से एसिड की पहचान ये है कि वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इस तरह से हम आगे रिएक्शन विद अल्कलीज कर लेते हैं। अल्कलीज का मतलब होता है बेस। तो एसिड की पहचान क्या है कि वो बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट प्लस वाटर बनाएगा। तो एसिटिक एसिड ले लेते हैं हम CH3COH और बेस यहाँ पर कौन सा लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं और यहाँ पर इसके रिएक्ट करके क्या बनेगा, पहले की तरह CH3CONA बनेगा, सोडियम एसीटेट प्लस H और OH क्या बनेगा, वाटर। तो इस तरह से एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर बन जाएगा। और अगर हम यहाँ पर बेंजोइक एसिड ले लेते हैं C6H5COH और बेस जो है यहाँ पर KOH ले लेते हैं तो क्या बनेगा, ये K यहाँ पर H की जगह पे लग जाएगा तो C6H5COOK, इसको बोलते हैं पोटाशियम बेंजोएट और लास्ट में तो वाटर निकलेगा ही। और आगे हम एक बार और फिर से एसिटिक एसिड ले लेते हैं और बेस जो है कोई और बेस जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन हो जाती है। ये अमोनियम ग्रुप यहाँ पर H की जगह पर लग जाता है, CH3COONH4 बन जाएगा जिसको बोलते हैं अमोनियम एसीटेट और लास्ट में वाटर तो निकलेगा ही। आगे थर्ड नंबर पर देखते हैं रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स।
तो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट वीक बेसिस होते हैं, तो वीक बेस के साथ भी ये एसिड रिएक्ट कर जाते हैं। इसका मतलब ये एसिड जो है स्ट्रॉन्ग है काफ़ी। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड की हम पहले कार्बोनेट से, कार्बोनेट में आप सोडियम कार्बोनेट ले सकते हैं, जो Na2CO3 होता है इसका फार्मूला। तो Na क्योंकि 2 है तो इसको यहाँ भी आपको 2 करना पड़ेगा, और ये सोडियम साल्ट बनेगा एसिड का, तो वो क्या है CH3CONA, जिसका सोडियम एसीटेट बोलते हैं। और ये H2 है और CO3, H2CO3 क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ही है, ये H2CO3 हो जाता है। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें निकलती है। तो ये मैंने रिएक्शन की है सोडियम कार्बोनेट से। अगर आपको बाइकार्बोनेट से करनी है तो ये एसिटिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है NaHCO3। इसमें यहाँ पर 2 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और CH3CONA बनेगा सोडियम एसीटेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इस तरह से जब बाइकार्बोनेट के साथ या कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और इसकी एफरवेसेंस निकलती है, मीन्स झाग बनती है, जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल में देखी होगी। तो यहाँ पर आपको नोट करना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को जब एक्वस सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया जाता है तो एफरवेसेंस आर प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पर ये मैंने बताया ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये एफरवेसेंस मीन्स झाग जो है वो निकलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसिटिक एसिड जो है या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि वो इतने वीक बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। फिनॉल भी आपने सुना है कि काफ़ी एसिडिक होते हैं, लेकिन वो इतने वीक बेस के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि फिनॉल उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है जितना कि एसिटिक एसिड। तो इसमें यहाँ पे आपको नोट कर लेना है कि फिनॉल्स डू नॉट रिएक्ट विद एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट। फिनॉल तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता है। देयरफॉर दिस रिएक्शन कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर डिस्टिंग्विश करना है तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड की एफरवेसेंस देते हैं, लेकिन फिनॉल ऐसा नहीं करता है। इस रिएक्शन से ये भी प्रूव हो जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो फिनॉल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, क्योंकि वो वीक बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से तो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होते हैं, ये हमें समझना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मच स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। This is due to the fact that the carboxylate ion formed after the release of H positive ion from carboxylic acid is more stabilized by resonance। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि H पॉजिटिव देने के बाद जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाता है। तो रेजोनेंस को यहाँ पर आपको शो करना है। लेकिन अल्कोहल में से जब H पॉजिटिव निकालेंगे तो एल्कोक्साइड आयन बनेगा आफ्टर द रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन फ्रॉम अल्कोहल एंड नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। लेकिन अल्कोहल में ऐसी कोई रेजोनेंस नहीं होती है और एल्कोक्साइड आयन स्टेबल नहीं होता है, तो इसलिए H पॉजिटिव वो इजीली नहीं देगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम इस टाइप से लिख देते हैं RCOOH इस टाइप से, और एक्वस सोल्यूशन में मीन्स कि वाटर की प्रेजेंस में ये H पॉजिटिव जो है वाटर में ऐड होकर H3O पॉजिटिव बन जाएगा, और यहाँ से जो ये नेगेटिव और पॉजिटिव इस तरह से रिलीज होगा तो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। तो कार्बोक्सिलेट आयन कैसा होगा वो यहाँ पर बना देते हैं RCO और O। ये जो नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन है आपको पता है कि इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं और एक नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्डेड वाले ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बना है इसमें रेजोनेंस हो जाएगी। ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये हम अंदर कर देते हैं और ये अंदर वाले को बाहर कर देते हैं। तो इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर वाले ऑक्सीजन पर अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और 3 लोन पेयर, और नीचे वाले पर इस तरह से डबल बॉन्ड आ जाएगा और लोन पेयर 2 रह जाएंगे, और एक लोन पेयर बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गया क्योंकि ये ऑक्सीजन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मीन्स कि उसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो नीचे वाली सिचुएशन ऊपर हो जाएगी और ऊपर वाली नीचे हो जाएगी। इस तरह से नेगेटिव चार्ज जो है दोनों ऑक्सीजन पर डिस्पर्स रहेगा, नीचे से ऊपर वो ऑसिलेट होता रहेगा और H पॉजिटिव निकल कर वाटर में जाएगा। तो यहाँ पर हम लास्ट में क्या लिखेंगे H3O पॉजिटिव। अगर आपने यहाँ पे लेफ्ट साइड में वाटर नहीं लिखा है तो राइट साइड में आपको H पॉजिटिव लिखना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव देने के बाद जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है ये स्टेबलाइज्ड बाई रेजोनेंस हो जाता है। ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होगा, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो जल्दी से H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव को रिलीज़ करते हैं। और अल्कोहल में ऐसा नहीं होता है। अल्कोहल में आप देख सकते हैं
कि वो जब वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, H पॉजिटिव यहाँ वाटर में ऐड हो गया तो ये RO नेगेटिव बना और लास्ट में आपको H3O पॉजिटिव लिखना है। और एल्कोक्साइड आयन जो है ये नॉट स्टेबलाइज, क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं होती है। अगर H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव रिलीज होने से कोई आयन जो है वो स्टेबल हो जाता है तो आपको पता है रिएक्शन स्टेबिलिटी की तरफ चलती है, तो उस केस में H पॉजिटिव देना ईजी होता है, जो कि अल्कोहल के केस में नहीं होगा क्योंकि एल्कोक्साइड आयन स्टेबल नहीं है। हालांकि कार्बोक्सिलिक एसिड में क्योंकि H पॉजिटिव देने के बाद कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल हो जाता था, इसलिए वो H पॉजिटिव इजीली दे पा रहा है, तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हैं। तो यही बात आपको यहाँ पे नोट करनी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू रिलीज प्रोटोन मीन्स H पॉजिटिव, हैंस कार्बोक्सिलिक एसिड आर मच स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। तो इससे ये बात प्रूव हो जाती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो अल्कोहल से काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फिनोल से कंपैरिजन कर लेते हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फिनोल से भी ज़्यादा एसिडिक हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि फिनोल में आपको पता है कि बेंजीन के ऊपर क्या होता है OH, तो अगर यहाँ पर ये H पॉजिटिव दे देता है तो क्या बन जाता है, ये O नेगेटिव बन जाता है, जिसे क्या बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। तो आपको याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में H पॉजिटिव देने के बाद क्या बनता था RCOO नेगेटिव, जिसे क्या बोलते थे कार्बोक्सिलेट आयन। तो इन दोनों की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो फिनोक्साइड आयन जो होता है उसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो ऊपर से नीचे बेंजीन रिंग पर तो आ जाता है, लेकिन क्या है कि वो एक ही ऑक्सीजन पर रहता है, तो उससे उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम रहती है। ये फिनोक्साइड आयन मैंने बनाया है। और जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसमें क्या होता है कि जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 2 ऑक्सीजन, तो वो 2 ऑक्सीजन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिससे कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो क्या रहता है मोर स्टेबल होता है। तो कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी जो है वो फिनोक्साइड आयन से ज़्यादा है। तो इसका सिंपल रीज़न आपको यही लिखना है कि इसमें फिनोक्साइड आयन में नेगेटिव चार्ज है दैट इज़ प्रेजेंट ओनली ऑन 1 ऑक्सीजन, बट इन कार्बोक्सिलेट आयन इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 2 ऑक्सीजन, देयरफॉर कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू फिनोक्साइड आयन। इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फिनोल से ज़्यादा एसिडिक हैं, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल जो है आयन बनाते हैं जिसका नाम है कार्बोक्सिलेट आयन। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मच स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल। और जो ये स्टार्टिंग में मैंने बोला है वो यहाँ पर लिखा है, जो आप नोट कर सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है फिनोल से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 2 ऑक्सीजन एटम, जैसा कि आपने यहाँ देखा। वाइल इन फिनोक्साइड आयन इट इज़ प्रेजेंट ओनली ऑन 1 ऑक्सीजन, तो वो 1 ऑक्सीजन पर लोकेलाइज रहता है, मीन्स कि उस पर डिस्पर्स नहीं होता है, जिससे स्टेबिलिटी जो है वो कम रहती है। तो 10 कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल देन फिनोक्साइड आयन। तो यहाँ पर कंक्लूजन यही निकलता है कि कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो फिनोक्साइड आयन से ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फिनोल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हो तो उससे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये आपको बड़े ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर यही आपको नोट करना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब H पॉजिटिव दे देगा तो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। तो कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीज़ करता है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज़ कर देगा। अगर कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है किसी भी सब्स्टिट्यूएंट से तो उससे एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज़ होगी। तो यही आपको यहाँ पे नोट करना है, द फैक्टर विच इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन इंक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर देंगे। वेयर एज द फैक्टर दैट डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, अगर कोई ऐसा फैक्टर है जो कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज़ करता है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को भी क्या करेगा डिक्रीज़ करेगा। तो कौन सा ग्रुप इंक्रीज़ करेगा कौन सा डिक्रीज़ करेगा ये आपको यहाँ पर समझना है। तो हम कोई कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ पर बना लेते हैं, सी के साथ आपको क्या करना है 2 ऑक्सीजन लगाने हैं। आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज जो है ये दोनों ऑक्सीजन पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। नेगेटिव चार्ज की डिस्पर्सल जो है मूवमेंट जो है जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वो कार्बोक्सिलेट आयन ज़्यादा स्टेबल होगा। और इस कार्बन चेन में अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मीन्स कि इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप, तो यहाँ पर ये लिखा है EWG, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप। तो ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप अगर कोई लगा है तो वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ भी अट्रैक्ट करेगा और कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि वो डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देता है। तो ऐसे ग्रुप जो हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करते हैं। तो ये आपको यहाँ से नोट करना है
कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं जैसे कि क्लोरो ग्रुप, NO2 ग्रुप या साइनो ग्रुप जो हैं, ये स्टेबलाइज द कार्बोक्सिलेट आयन, ये कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइज कर देते हैं ड्यू टू डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है वो डिस्पर्स हो जाता है एंड दे इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, तो वो एसिड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको याद रखना है कि क्लोरो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप या साइनो ग्रुप लगा हो तो वो नेगेटिव चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा और एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन एक बार फिर से बना देते हैं जिसमें ऑक्सीजन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है दोनों ऑक्सीजन के ऊपर, और वो दोनों ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और यहाँ पर कोई और ग्रुप लगा देते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप हो, जिसको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG बोलते हैं शॉर्ट में। तो वो लगा हो तो वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को दोनों ऑक्सीजन पर इंटेंसीफाई कर देगा, मींस की इंक्रीज कर देगा। नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स नहीं हो पाएगा जिससे कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो डीस्टेबलाइज हो जाता है, मींस कि उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है और ये एसिडिक स्ट्रेंथ को भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि इस तरह के ग्रुप जो होते हैं ये मिथाइल इथाइल ग्रुप होते हैं, अल्काइल ग्रुप, ये जितने ज़्यादा लगे हों तो ये कार्बोक्सिलेट आयन को डीस्टेबलाइज करते हैं बाई इंटेंसीफाइंग द नेगेटिव चार्ज ऑन इट, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को कार्बोक्सिलेट आयन पर इंटेंसीफाई करते हैं, मींस कि क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं और मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज को रोकते हैं। दे डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, तो इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को ये क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो आप अभी नोट कर लीजिए कि कौन कौन से ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं और किस तरह के ग्रुप जो हैं वो डिक्रीज करते हैं। तो ये आप एग्जाम्पल से और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो आगे हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ वेरियस सब्स्टिट्यूएंट ऑन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। एसिड की स्ट्रेंथ पर जो सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट है दैट कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल। तो यहाँ पर हम बहुत सारे एग्जांपल देंगे जिससे आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। तो फर्स्ट नंबर पर देखते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट। जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीजिंग हैं, जो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं, जैसे अल्काइल ग्रुप जिनको EDG लिखा था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो उन ऐसे ग्रुप लगे होने से एसिडिक स्ट्रेंथ आपको पता ही है कि डिक्रीज हो जाती है। लेकिन हम किसी एग्जाम्पल में देख लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, कंसिडर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HCOOH, इस टाइप से लिख देते हैं, और एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फॉर्मिक एसिड में इस कार्बन पर कोई ग्रुप नहीं है, खाली H है। और जो एसिटिक एसिड है, जो ये हमने बाद में लिखा है, इसमें ये मिथाइल ग्रुप है जो प्लस साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, मींस कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है ये, और ये नेगेटिव चार्ज को कार्बोक्सिलेट आयन के ऊपर इंटेंसीफाई करेगा और एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे आपको नोट करना है कि जो एसिटिक एसिड में मिथाइल ग्रुप है हैज़ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, जिसको प्लस इफेक्ट कहा जाता है, विच डिस्टेबलाइज द एसीटेट आयन बाई इंटेंसीफाइंग द नेगेटिव चार्ज ऑन इट। तो जो नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देता है, इंटेंसीफाई कर देता है और कार्बोक्सिलेट आयन को डिस्टेबलाइज करता है और ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर हम बना देते हैं, यहाँ पर ये अगर H पॉजिटिव फॉर्मिक एसिड में से निकलता है तो क्या बनता है, फॉर्मेट आयन बनता है, जिसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से ये नेगेटिव चार्ज इन दोनों ऑक्सीजन पर डिस्ट्रीब्यूट रहेगा और एसीटेट आयन H पॉजिटिव जब एसिटिक एसिड में से निकलेगा तो एसीटेट आयन कैसे बनेगा, CH3COO नेगेटिव। तो ये नेगेटिव थोड़ा थोड़ा दोनों ऑक्सीजन पर लगा देते हैं और ये जो प्लस मिथाइल ग्रुप है, क्योंकि ये प्लस सा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है और नेगेटिव चार्ज इन दोनों ऑक्सीजन पर इंक्रीज कर देगा, इसीलिए एसीटेट आयन कम स्टेबल होगा। तो यहाँ पे आपको नोट कर लेना है एज ए रिजल्ट रिलीज ऑफ H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव का रिलीज होना फ्रॉम एसिटिक एसिड जो है दैट विल बी मोर डिफिकल्ट दैन फ्रॉम फॉर्मिक एसिड, क्योंकि फॉर्मिक एसिड से तो H पॉजिटिव देना इजीली पॉसिबल है, क्योंकि H पॉजिटिव देने से जो फॉर्मेट आयन बनता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन एसिटिक एसिड में H पॉजिटिव देने से जो एसीटेट आयन बनता है वो लेस स्टेबल है। तो जब कोई लेस स्टेबल चीज़ बनती है तो वो डिफिकल्ट रहता है, तो इसलिए एसिटिक एसिड जो है वो जल्दी से H पॉजिटिव नहीं देगा। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। और आगे आपको ये नोट करना है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट जो है इंक्रीज अगर होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। जैसे मिथाइल ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है, अगर और भी ग्रुप लगे हों तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को और भी डिक्रीज करेंगे। जैसे ये एक मिथाइल ग्रुप है, अगर उसकी जगह इथाइल ग्रुप होगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो और कम हो जाएगी। और यहाँ पर अगर आइसोप्रोपाइल ग्रुप इस टाइप से लगा है, जैसे CH3 2 हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ को और डिक्रीज कर देंगे, 3 लगे होंगे तो और भी डिक्रीज कर देंगे। तो ये तो आपको पता है कि एसिटिक एसिड है और ये 3 कार्बन वाला प्रोपेनोइक एसिड है। और ये जो CH3 2 लगे हैं तो ये 2CH3 आप इस तरह से लगा दीजिए यहाँ पर,
तभी आपको इसका नेम जो है वो समझ में आएगा। तो ये 1 2 3 तो 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड इसका नेम होगा। और ये 2 मिथाइल ग्रुप में प्लस साइड इफेक्ट जो है ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे एसिडिक स्ट्रेंथ और भी कम हो जाएगी। और 3 ग्रुप लगे हों तो 3 ग्रुप को मैं 3 मिथाइल को ऐसे लगा के दिखा देता हूँ इस टाइप से। इसमें प्लस साइड इफेक्ट और भी ज़्यादा होगा। और ये COH है यहाँ पर, तो इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और भी कम होगी। तो जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप लगे होंगे उतना ही प्लस साइड इफेक्ट ज़्यादा होगा और एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। और इसका नेम समझने के लिए आप ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले लेंगे, 2 डाई मिथाइल प्रोपानोइक एसिड इसका IUPAC नेम हो जाएगा। सेकंड नंबर पर देखते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग सब्स्टिट्यूएंट। तो जो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करते हैं, उनसे एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या फ़र्क पड़ता है ये देखना है। तो इसमें हम इफेक्ट ऑफ हैलोजन एटम डिस्कस करेंगे। हैलोजन जैसे क्लोरो जो है या फ्लोरो या कोई भी हैलोजन लगा हो, तो वो इलेक्ट्रॉन क्योंकि अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट कर लेता है, तो ये इफेक्ट उससे उल्टा ही होगा। इससे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो इसमें समझने के लिए हम कंपेयर करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को एसिटिक एसिड एंड क्लोरो एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या है, CH3COOH, इस टाइप से इसको लिख लेते हैं। और क्लोरो एसिटिक एसिड, इसी में क्लोरो ग्रुप लगा देंगे यहाँ पर एक H हटा के, तो ये इस टाइप से हो जाएगा। ये फार्मूला है क्लोरो एसिटिक एसिड का। तो अगर आप इनको ध्यान से देख रहे हैं तो क्लोरो ग्रुप तो माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, जो कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइज करेगा और एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज। और एसिटिक एसिड में उल्टा हो रहा है, ये प्लस साइड इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। प्लस साइड इफेक्ट से आपको पता है कार्बोक्सिलेट आयन डिस्टेबलाइज हो जाता है, मींस नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर बढ़ जाता है और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ से आप इजीली समझ सकते हैं कि क्लोरो एसिटिक एसिड ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा एसिटिक एसिड से। तो ये बात आपको यहाँ नोट करनी है कि एसिटिक एसिड में मिथाइल ग्रुप हैज़ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस इफेक्ट है, जो डिस्टेबलाइज करता है एसीटेट आयन को बाय इंटेंसीफाइंग द नेगेटिव चार्ज ऑन इट। क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज को इंटेंसीफाई कर देता है, इसलिए वो डिस्टेबलाइज हो जाता है, मीन्स उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। हाउएवर इन क्लोरो एसिटिक एसिड, ये जो क्लोरो एसिटिक एसिड है इसमें क्लोरो ग्रुप हैज़ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग माइनस आई इफेक्ट। क्योंकि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है तो माइनस आई इफेक्ट होगा, जो कार्बोक्सिलेट आयन को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा क्लोरो एसिटेट आयन को बाय डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज की मूवमेंट को वो इंक्रीज करेगा, इसलिए क्लोरो एसिटेट आयन जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, ये यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको नोट करना है कि एसिटिक एसिड में से जब H पॉजिटिव निकलकर एसीटेट आयन बनता है, तो एसीटेट आयन को हम कैसे लिखेंगे, CH3CO और एक और O, इन पर नेगेटिव चार्ज आपको शो करना है और ये डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो मिथाइल ग्रुप जो है अपने प्लस इफेक्ट से इसको लेस स्टेबल कर देगा, मीन्स की डिस्टेबलाइज करेगा। और क्लोरो एसीटेट आयन आपको कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। यहाँ पर एक H कम कर देना है और क्लोरो लगाना है, जो माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और कार्बोक्सिलेट ग्रुप तो इसी तरह से आप बनाएंगे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर और इस तरह से नेगेटिव चार्ज की डिस्पर्सल। तो क्योंकि क्लोरो ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो वो कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइज कर देगा, इसलिए क्लोरो एसिटिक एसिड जो है वो स्ट्रोंगर एसिड होता है एसिटिक एसिड से, क्योंकि क्लोरो एसिटेट आयन इज मोर स्टेबल ड्यू टू द ग्रेटर डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज। आगे थर्ड नंबर पर देखना है आपको इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो आपको ऊपर देखा है कि क्लोरो ग्रुप से एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर आप क्लोरो एसिटिक एसिड लेते हैं और उसकी बजाय डाई क्लोरो एसिटिक एसिड लेंगे, डाई क्लोरो में 2 क्लोरो हो जाएंगे तो माइनस इफेक्ट बढ़ जाएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और इस तरह से अगर आप ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड लेते हैं तो उसमें 3 क्लोरो होंगे तो उसमें माइनस इफेक्ट और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ और इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है वो नोट कर लेना है कि ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड जो है डाई क्लोरो से या मोनोक्लोरो से ज़्यादा स्ट्रोंगर एसिड होगा। तो यहाँ पर ये है लिखा हुआ, ये भी आपको रीड कर लेना। दिस इज बिकॉज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट, तो क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट का नंबर इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है, इंक्रीज। आगे फोर्थ पॉइंट में देखते हैं इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। मीन्स कि क्लोरो की जगह ब्रोमो या फ्लोरो आ जाए तो उससे एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या फ़र्क पड़ेगा ये देखना है। तो ये क्लोरो एसिटिक एसिड है, ये ClCH, ये CH2COH इस टाइप से है। तो यहाँ पर क्लोरो लगा है, क्लोरो की बजाय अगर फ्लोरो लगता है यहाँ पर, तो उससे क्या होगा कि फ्लोरो की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ उस केस में ज़्यादा होगी। और ये अगर ब्रोमो लगा हो तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी कम रहेगी, और अगर आइडो ग्रुप लगा हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ और भी कम होगी, क्योंकि आइडो ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट जो है उतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि फ्लोरो का होता है। तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ चलेंगे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है, माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है, और एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यही आपको नोट करना है। दिस इज बिकॉज द इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ हेलो ग्रुप डिक्रीजेज फ्लोरीन टू आयोडीन। तो फ्लोरीन से आयोडीन तक चलते चलते उसका माइनस आई इफेक्ट जो है वो डिक्रीज होता चला जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटती है, तो ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो ये ऑर्डर भी जो है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आयोडो एसिटिक एसिड का आपको नोट करना है। और 5th नंबर पर देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर कोई ग्रुप एक ही है, सपोज क्लोरो ही है, तो उसकी पोजीशन अगर आप चेंज करते हैं तो उससे एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या फ़र्क पड़ता है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम प्रोपेनोइक एसिड लेंगे, ये CH2 COOH, और यहाँ पर हम कोई क्या है क्लोरो ग्रुप लगा देते हैं। ये क्लोरो ग्रुप हमने बीटा पोजीशन पे लगाया है, अगर यही अल्फा पोजीशन पे लगाया हो तो क्या होगा, तो वो देख लेते हैं। अल्फा पोजीशन जो ग्रुप के साथ वाला कार्बन होता है वो होती है। तो क्लोरो ग्रुप आपको पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है माइनस इफेक्ट की वजह से। तो अल्फा और बीटा दोनों के केस में ही क्लोरो ही ग्रुप लगा है, लेकिन अल्फा के केस में क्लोरो ग्रुप जो है दैट इज नियर टू COH ग्रुप, तो इसके नज़दीक होने से इसका इफेक्ट जो है वो ज़्यादा नज़दीक रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर इसलिए क्लोरो अल्फा पे पोजीशन पे जब क्लोरो लगा होता है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को ज़्यादा इंक्रीज कर पाता है, इसलिए जो अल्फा क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड है वो बीटा क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये आपको यहाँ पे नोट करना है। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट डिक्रीज एज इज डिस्टेंस फ्रॉम COH ग्रुप इंक्रीजेज। तो COH ग्रुप से जैसे जैसे जो सब्स्टिट्यूएंट का जो है डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उसका इफेक्ट जो है वो घटता चला जाएगा। तो कंक्लूजन ये निकलता है अल्फा क्लोरोप्रोपियोनिक एसिड, ये कॉमन नेम लिखा है, इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन बीटा क्लोरोप्रोपियोनिक एसिड। तो ये ऑर्डर भी आपको नोट करना है। आगे 6 नंबर पर करते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड। तो अगर कोई बेंजोइक एसिड आप लेते हैं तो ये इस टाइप से हम बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप लगा देते हैं। तो इसके ऊपर अगर बेंजीन पर ऑर्थो या पैरा पर कहीं भी कोई ग्रुप लगा है तो उससे एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या फ़र्क पड़ेगा वो देख लेते हैं। तो अगर हम पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन का केस अलग होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर नाइट्रो ग्रुप लगाते हैं तो इस तरह से ये पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बन जाता है, और अगर यहाँ पर हम मिथाइल ग्रुप लगा दें तो ये CH3 इस टाइप से हो गया। तो इस टाइप से ये पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड बन गया। तो इनका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किस ऑर्डर में रहेगी, तो आपको ये पता है कि जो मिथाइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है उधर डोनेट करेगा, तो COH ग्रुप के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज को पोलर ग्रुप के ऊपर इंटेंसीफाई कर देगा। CO नेगेटिव पोलर ग्रुप कहलाता है। तो उससे क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि NO2 ग्रुप जो है वो माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, मीन्स की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, जो CO नेगेटिव की जो है नेगेटिव चार्ज की डिस्पर्सल को इंक्रीज करेगा और एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ऑर्डर जो है वो इस टाइप से रहेगा। ये बात आप यहाँ से भी रीड कर सकते हैं कि मिथाइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, जैसे मैंने बताया, तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, डिक्रीज करता है। लेकिन NO2 ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, विच इंक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। जो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है एसिड की वो NO2 ग्रुप जो है वो इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन कैरिंग COH ग्रुप। तो जिस कार्बन से COH ग्रुप लगा होता है उसकी हाइब्रिडेशन से भी एसिडिक स्ट्रेंथ पर जो है क्या फ़र्क पड़ता है ये आपको यहाँ जानना है। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम अटैच टू COH ग्रुप इंक्रीजेज। तो जो कार्बन इस COH ग्रुप के साथ जो कार्बन लगा है उसकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज़्यादा विड्रा कर सकता है, ज़्यादा बेटर, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को वो इंक्रीज कर देता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन एटम की हाइब्रिडेशन पर डिपेंड करती है। किस तरह से, sp3 से ज़्यादा sp2, sp और sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा रहता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी उसकी केस में ज़्यादा रहेगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि sp में एक s और एक p, तो इसका मतलब यह है दो में से एक s हो गया, तो 50% s करेक्टर sp में रहता है और इसमें 33% और sp3 में 25% s करेक्टर। क्योंकि आपको पता है कि s ऑर्बिटल स्मॉलर साइज के होते हैं, तो उनका स्मॉलर साइज की वजह से ओवरऑल बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो sp में आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी, मींस की माइनस इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, और ऐसे केस में एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर ये प्रोपियोलिक एसिड मींस कि ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है, आपको पता है इसमें sp हाइब्रिडेशन होती है, और बेंजोइक एसिड में जो कार्बन बेंजीन ग्रुप में होता है उसमें हाइब्रिडेशन sp2 होती है, और एक्रिलिक एसिड में भी इस कार्बन की क्योंकि डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडेशन होगी, और एसिटिक एसिड में sp3। तो sp3 वाला जो है वो सबसे कम एसिडिक होगा, और sp वाला जो है वो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक। और ये जो बेंजोइक एसिड और एक्रिलिक एसिड है दोनों में sp2 है, फिर भी यहाँ पर बेंजोइक एसिड जो है वो एक्रिलिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड दिखाया गया है।
तो ये एक्सपेरिमेंट होता है जिससे हम पीके वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पीके वैल्यू के बारे में आपको बाद में बताया जाएगा। तो पीके वैल्यू जो बेंजोइक एसिड की है वो 4.19 है और एक्रिलिक एसिड की 4.25। तो आप देख रहे हैं कि पीके वैल्यू जो है बेंजोइक एसिड की कम है, तो जिसकी पीके वैल्यू कम होती है वही एसिड जो है वो स्ट्रोंगर होता है। तो ये स्ट्रोंगर एसिड बेंजोइक एसिड स्लाइटली जो है एक्रिलिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रोंग होगा ड्यू टू लोअर पीके वैल्यू। और नेक्स्ट पॉइंट में आपको नोट करना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड की क्या ऑर्डर होता है, ये तो आपने डिस्कस कर लिया था कि फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रोंग होता है। तो बेंजोइक एसिड का जो एसिडिक करेक्टर है वो फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड के बीच में होता है। हालांकि इनका कोई कंपैरिजन करना इजी नहीं है, लेकिन ये सब पीके वैल्यू के बेस पर होता है। तो ये ऑर्डर भी आपको लर्न करना है। उसके अलावा कुछ पॉइंट आपको नोट करने हैं कि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज मोर एट पैरा पोजीशन देन मेटा पोजीशन। तो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है वो पैरा पोजीशन पर अपना इफेक्ट ज़्यादा दिखाएगा मेटा की बजाय। ऑर्थो का केस अलग है, वो यहाँ पर बताया गया है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट एसिड जो है वो स्ट्रोंगर एसिड ही होते हैं बेंजोइक एसिड से। इसमें ये बात नहीं है कि ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या विड्रॉइंग है, कोई भी ग्रुप है ऑर्थो वाला स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ही होगा। दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थो फैक्ट। हालांकि ऑर्थो फैक्ट की डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये स्टीरिक या इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर होते हैं जिसकी डिटेल आपको नहीं रीड करनी है। बस आपको ये याद रखना है कि ऑर्थो जो है वो ऑर्थो पर कोई भी ग्रुप लगा हो, चाहे वो मिथाइल हो चाहे NO2 हो, उनका एसिडिक करेक्टर जो है वो ज़्यादा ही रहेगा। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपको नोट कर लेने हैं। तो सबसे पहले अगर हम NO2 ग्रुप की बात करें और उसको ऑर्थो पोजीशन पे लगाते हैं तो ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, तो ये ऑर्थो फैक्ट की वजह से जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और पैरा पर जो है आपको पता है कि वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता ही है, तो इसलिए वो भी एसिडिक होगा। और नाइट्रो ग्रुप का इफेक्ट जो है वो पैरा पोजीशन पर ज़्यादा होगा, मेटा पे कम होगा। मीन्स कि ये एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ तो करता है लेकिन पैरा पर ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, मेटा पे थोड़ी कम इंक्रीज़ करता है। और बेंजोइक एसिड से नाइट्रो ग्रुप कहीं भी लगा हो तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा ही होगा। तो इस तरह से ये ऑर्डर आपको नोट कर लेना है। और आगे हम दूसरी बात करते हैं मिथाइल ग्रुप की बी पार्ट में। तो मिथाइल ग्रुप जो है वो ऑर्थो पे लगा हो, ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप लगा हो तो वो तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा ही होगा। मिथाइल ग्रुप वैसे आपको पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज़ करता है, तो पैरा पे ज़्यादा डिक्रीज़ करता है, मेटा पे थोड़ा कम डिक्रीज़ करता है। तो ऑर्डर क्या रहेगा वो आपको देखना है। मिथाइल ग्रुप जब मेटा पोजीशन पे होगा तो थोड़ा डिक्रीज़ करेगा, और अगर पैरा पोजीशन पे है तो वो और भी ज़्यादा डिक्रीज़ कर देगा इस टाइप से। तो ये ऑर्डर रहेगा मिथाइल ग्रुप का। और आगे एक और देख लेते हैं जो है ऑर्डर है मिसलिनियस क्वेश्चंस में इस टाइप से आ जाता है कि यहाँ पर हम बेंजोइक एसिड पे NO2 ग्रुप लगाते हैं तो वो आपको पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ को माइनस इफेक्ट की वजह से इंक्रीज़ कर देता है। तो क्लोरो ग्रुप भी इस तरह से इंक्रीज़ करता है, लेकिन NO2 ग्रुप जो है आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। और बेंजोइक एसिड से ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। और अगर आप मिथाइल ग्रुप लगाते हैं तो मिथाइल ग्रुप को आपको पता है कि वो एसिडिक करेक्टर को क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि अगर मिथाइल ग्रुप की बजाय OH ग्रुप लगा हो तो OH ग्रुप अपने प्लस R इफेक्ट की वजह से, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस हो जाती है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा डिक्रीज़ करता है। इस तरह से ये वाला ऑर्डर भी आपको नोट करना है। आगे डी पार्ट में एक और ऑर्डर देखते हैं। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो सकता है, वैसे चाहे आप इसको ना भी करें, कि यहाँ पर अगर OH ग्रुप लगा है, OH ग्रुप लगा है ऑर्थो पोजीशन पर, तो वो तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा ही होगा। और OH ग्रुप जो है आपको पता है कि ये इस टाइप से ये -I भी करता है और +R भी करता है। तो अभी तो ये मेटा पोजीशन पर लगाया है, तो मेटा पोजीशन पर ये अपने -I इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा बेंजोइक एसिड के कंपेरेटिवली। अगर यही ग्रुप जो है पैरा पोजीशन पर लगा हो तो वो +R इफेक्ट कर देगा और एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। तो OH जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है अगर वो COH के विद रिस्पेक्ट टू लगा हो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर या मेटा पोजीशन पर, तो ऑर्डर ये रहता है। तो ये कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आपको ये भी नोट करना है। आगे और भी कुछ ऑर्डर हैं, ये भी आप नोट कर लीजिए। जैसे मिथॉक्सी ग्रुप होता है OCH3, तो ये ऑर्थो पोजीशन पर या मेटा पोजीशन पर इक्वली एसिडिक होते हैं, और पैरा पोजीशन पर इसका जो है एसिडिक करेक्टर सबसे कम रहता है। और इस तरह से अमीनो ग्रुप अगर लगे हों तो उनका एसिडिक करेक्टर कम रहता है बेंजोइक एसिड की कंपैरेटिवली, मेटा पे कम, ऑर्थो पर उससे कम, और पैरा पर सबसे कम। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये आपको नोट कर लेने हैं, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। और लास्ट में आपको नोट करना है मेजरमेंट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं, ये फ्रॉम डिसोसिएशन कांस्टेंट या उसको एसिडिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसको हम यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हैं, ये हमने RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और इसमें वाटर डालेंगे
तो क्या होगा, ये H जो है H2O में ऐड हो जाएगा और यहाँ पर ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है ये बन जाएगा और लास्ट में हम क्या लिखेंगे H3O पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव की जगह पे H3O पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी एक्वा सोल्यूशन में तो वो एसिड जो है उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो जैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा करते थे ऐसे डिसोसिएशन कांस्टेंट लिख लेते हैं। ये Ka लिखा है, A फॉर एसिड होता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, इसी तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाता था। तो ये इस तरह से लिख देते हैं, ये प्रोडक्ट हैं दोनों और रिएक्टेंट क्या है RCOOH, इस टाइप से। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि H3O पॉजिटिव ज़्यादा होगा तभी तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसके ज़्यादा होने से Ka की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि Ka जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर ये नोट कर लेना Ka इज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। और ये पॉइंट ध्यान रखना है, हायर द वैल्यू ऑफ Ka स्ट्रोंगर विल बी द एसिड। Ka की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो Ka की वैल्यू तो नोट करनी है, उसके अलावा एक pK वैल्यू होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे pH देखा करते थे माइनस लॉग ऑफ H, ऐसे ही pK वैल्यू होती है, पावर जो होती है माइनस लॉग ऑफ Ka। तो अगर किसी के Ka की वैल्यू जो है, ये मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ, 10⁻³ है तो pK वैल्यू जो है माइनस लॉग ऑफ 10⁻³ होगी, -3 आगे आ जाएगा इस तरह से। तो ये क्या होगा, माइनस इंटू -3 और लॉग 10 आपको पता है 1 होता है, तो इस तरह से ये 3 आंसर आ जाता है। तो pK वैल्यू जो है ये आपको ध्यान रखना है कि ये माइनस की वजह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो सबसे लास्ट में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ pK की वैल्यू जितनी कम होगी स्ट्रॉन्गर इज द एसिड एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब इसका उल्टा भी आप कह सकते हैं। तो ये बात आपको जरूर याद रखनी है कि pK वैल्यू जितनी कम होगी एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा।